नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में। साथियों, हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और संख्या पद्धति का यह तीसरा वीडियो है। तो साथियों, इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप उनको भी इस वीडियो देखने के बाद अवश्य देख लें, जिससे कि आपको संख्या पद्धति में जो मैंने पिछली जो कुछ भी था वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि काल्पनिक संख्या किन्हें कहते हैं, वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं। और आपको आज की जो वीडियो में बताया जाएगा, आज की वीडियो में आज हम जो बचे हुए हैं वो पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में कंप्लीट बता दिया जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे और वास्तविक संख्या को हमने कल जो डिस्कस किया था उसमें हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम जो बताएंगे वो बताएंगे पूर्णांक और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो साथियों, जैसे कि तो शुरू करें वीडियो। ये मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ, एक मिनट। ये है हमारी संख्या रेखा। क्या है? ये हमारी संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा पर ये होती है 0। हमने पिछली वीडियो में बताया था दाएं तरफ धनात्मक संख्या होती हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? ऋणात्मक संख्या होती हैं और दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको इस पर क्या क्या दिख रहा है? आपको इस पर क्या क्या दिख रहा है? देखो, मैं आपको एक समरी बता दूंगा। इसी पर आपको इसी पर पूरी वास्तविक संख्या पता चल जाएगी कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अब परिमेय संख्या, ये जितनी भी नंबर है ना वो आपको इसी पर पता चल जाएगा। ठीक है साथियों? अच्छा, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, देखो ये हमारी संख्या रेखा है। क्या है ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर हमें कुछ संख्याएं धनात्मक दिख रही हैं और तो कुछ ऋणात्मक संख्या दिख रही हैं ना। तो कल जो हमने पढ़ा था वो हमने कल क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ी थी। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या भी इसी संख्या रेखा पे होती हैं। तो कह सकते हैं, देखो जो धनात्मक संख्याएं हैं, क्या जो धनात्मक संख्याएं हैं 1 से लेके अनंत तक, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं हैं। और आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे अवश्य देख लें। और अगर हम इन्हीं धनात्मक संख्याओं में इस 0 को भी शामिल कर लें तो ये सभी को मिलाकर, इन सभी को मिलाकर जो संख्या बनती है उनको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं साथी? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्या ही होती है। इतना तो हमने कल पढ़ा था। इतना पढ़ा था। यानी कि धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत होती है। याद रखना साथियों, याद रखना, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो हमेशा धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। और पूर्ण संख्याएं होंगी वो भी धनात्मक ही होती हैं। पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक होती है। वैसे 0 धनात्मक नहीं होता है, लेकिन इस पे जो कोई चिन्ह नहीं होता है वैसे भी। ठीक है? तो इसे हम धनात्मक मान सकते हैं, लेकिन धनात्मक कहते कहते नहीं, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक होती हैं और प्राकृत संख्याएं भी धनात्मक होती हैं। ठीक है साथियों? ये तो हमने कल डिस्कस किया था। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक। और फिर क्या पढ़ेंगे हम? पूर्णांक के बाद फिर पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो, हमने ये पढ़ लिया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या इसी संख्या रेखा पर। अगर हम इसी संख्या रेखा पर और देखें, इसी संख्या रेखा पर और देखें, और क्या दिख रहा है हमको? धनात्मक दिख गई। अब होती है ऋणात्मक संख्या। फिर ये कैसी संख्याएं हैं? फिर देखो, प्राकृत संख्याओं में धनात्मक और पूर्णांक में भी धनात्मक होती हैं। जो पूर्णांक होती है ना, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं लिख देता हूं, संख्याएं, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं
उन संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं को लेकर चलते हैं। दोबारा से सुनना, पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं चलती हैं। यानी हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को शामिल करते हैं। एक बार इसे सही से बना दूं, एक मिनट सरक गया, एक मिनट, मैं इसे एक बार सही से बना देता हूँ, जिससे आपको पूर्णांक और परिमेय और अपरिमेय संख्या इसी पर आप समझ जाओगे। देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ। 0 ये हमारा बन गया चार्ट। अच्छा देखो, हमको अब पढ़ना क्या है, पूर्णांक संख्याओं के। तो मैंने क्या बताया था, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं को हम पूर्णांक में शामिल करते हैं। यानी पूर्णांक संख्या कई संख्या है, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहा साथियों? यानी पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। यानी उन दोनों संख्याओं को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्याएं हैं। समझ में आ रहा साथियों? यानी हम कह सकते हैं जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या हैं। और जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक संख्याएं हैं। साथ ही समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, कह सकते हैं हम पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं को शामिल करते हैं। ये तो थी पूर्णांक संख्याओं के बारे में। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में साथियों? परिमेय संख्याएं। देखो हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी। देखो परिमेय संख्याओं हमने दो प्रकार से पढ़ी थी, पूर्णांक और दशमलव संख्याएं, दो प्रकार से पढ़ी थी। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या इन संख्याओं के बीच में भी कुछ नंबर होते हैं या नहीं? मैंने पूछा है, ये 1 और 2 के बीच में नंबर होते हैं या नहीं है? या 2 और 3 के बीच में नंबर होते हैं या नहीं, या 4 और 3 के बीच में, या -1 या -2 के बीच में नंबर होते हैं या नहीं? तो साथियों आप अब इसके बारे में अवश्य जानेंगे। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस संख्या रेखा पर प्रत्येक नंबर के बीच में भी संख्याएं होती हैं। यानी 1 और 2 के बीच में भी कई सारी संख्या, असंख्य संख्याएं होती हैं। याद रखना, अनंत संख्याएं होती हैं इनके बीच में भी। अब कैसे होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब हम वैसे पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय। अभी आपको पता चलेगा परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? अभी हमने पूर्णांक संख्या देखी है, तो परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। अब P/Q क्या होता है? परिमेय संख्या, पहले मैं आपके लिए परिभाषा लिख देता हूँ। यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। पर शर्त ये होनी चाहिए, शर्त जिसमें एक और है, जहां
क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, याद रहे क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम पी बट्टी क्यू के रूप में, अब तुम कहोगे पी बट्टी क्यू क्या है, तो पी बट्टी क्यू का मतलब ये है हम जो भिन्न देखते हैं ना, भिन्न यानी वही, यानी अगर वो संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो संख्या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख दें, भिन्न के रूप में लिख दें तो वो सभी संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। समझ में आ रहा साथियों। लेकिन इसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि जो हमारा हर है, हर यानी जो जो भिन्न का जो हर होता है उस हर पर 0 नहीं आना चाहिए। और हर पर 0 क्यों नहीं आना चाहिए, हर पर अगर 0 आ गया तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। पहली बात तो ये है, ठीक है। कैसे, देखो मैं बता, हम इस संख्या रेखा में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। पहली बात तो ये है, जो हमें संख्या रेखा दिख रही है ना, ये सभी परिमेय संख्या है। कैसे, जैसे मैं मान के चलो कोई नंबर ले लेता हूँ 10, तो क्या ये 10 परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे हमको क्या पता ये परिमेय संख्या है, क्या हम इसको पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें तो इसका कोई उत्तर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो यानी कि हम हर संख्या को पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे और कोई नंबर ले लो, जैसे कि 4/5, ये हमारा नंबर है 4/5, ये हमारी भिन्न दिख रही है 4/5, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, ये पी बट्टी क्यू के रूप में लिख दिया। अगर हम जैसे और नंबर लें 7/9, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहते हैं, जिनको हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकें वो सभी परिमेय संख्या होती है। अच्छा, इसमें जब क्यू बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका फिर हमें उत्तर नहीं पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको कहूँ 7/0, अब आप बताइए इसका मान कितना होगा, क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो इसीलिए ये हमारी परिमेय संख्या नहीं बनेगी। क्या है ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है फिर ये, तो फिर ये कैसी संख्या बन गई, फिर ये हमारी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। कैसी संख्या बन जाएगी, अपरिमेय। मैं बताऊंगा कि अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा पी बट्टी क्यू था, पी बट्टे क्यू, यानी पी तो ये था और क्यू ये है, तो क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस कहने का मतलब ये है, जितने भी भिन्न हम देखते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। और ये नहीं है परिमेय संख्या और सभी धनात्मक संख्याएं हों, नहीं, ऋणात्मक में भी हो सकती हैं। यानी जितने भी चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है साथियों। जैसे और एग्जांपल ले लूं, उदाहरण जैसे कि -8/7, -8/7, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल जी हाँ, परिमेय संख्या है। जैसे और उदाहरण ले लूं, -9/11, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। एक और उदाहरण ले लें, -111/112, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम p/q यानी कि भिन्न के रूप में लिख रहे हैं। और याद रहे ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, ऊपर जितने जो तुमको दिख रहे हैं, p एक पूर्णांक, p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। पहली बात तो ये है, ठीक है। p और q कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। मैंने पूर्णांक बताया था, पूर्णांक का मतलब होता है या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है साथियों। तो परिमेय संख्याओं को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये तो था हमारा परिमेय संख्या। अब बात करें अपरिमेय संख्याओं को। क्या अपरिमेय संख्याएं क्या होती है पता है आपको, देखो हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या हाँ, अगर मैं इस संख्या रेखा पर देखूं, क्या इनमें परिमेय संख्याएं हैं, छुपी हैं क्या। मैं कहूं इस जगह पे कोई नंबर आ सकता है 1 और 2 के बीच में, बिल्कुल आ सकता है। क्या इनके बीच में भी नंबर आ सकता है, हाँ इन दोनों के बीच में भी नंबर आ सकता है। क्या इन दोनों के बीच में भी नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यानी कह सकते हैं
संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो होता है, जितने भी नंबर है उन संख्याओं के बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं, याद रहे। ये आपको एक बात याद रखनी चाहिए। जैसे मान के चलो, मैं इसे बताता हूँ, ये मान के चलो ये है हमारा 1/2। क्या है? 1/2। सॉरी 1/2 नहीं, 1/2 नहीं है ये, सॉरी। जैसे कि ये है हमारा 1/2। क्या है ये? 1/2। 1/2 कहाँ पर आया है? 0 और 1 के बीच में आया है। आया है यानी, तो 1/2 का मतलब कितना होता है पता है आपको? 1/2 का मतलब होता है 0.5। क्या 0.5 नंबर कहाँ पर आएगा बता सकते हो? तो 0.5 नंबर कहाँ पर आएगा? वो आएगा इस जगह पर, 0.5 आ गया। क्या 0.5 और 1 के बीच में भी नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इनके बीच में भी कई सारे नंबर हैं। क्या 0 और 0.5 के बीच में भी संख्याएं आती हैं? बिल्कुल आती हैं। 0 और 0.5 के बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं, याद रखना। यानी कह सकते हैं प्रत्येक संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं इस संख्या रेखा पर। ये बहुत बड़ा फैक्ट है इसके लिए। समझ में आ रहा साथियों? जैसे कि मैं आपको कहूँ, मान के चलो हमारा कोई 2 नंबर है इसी संख्या रेखा पर। मान के चलो ये हमारा कोई 2 नंबर है, ये है 0.5, ये 0.5 है इस जगह पर, और इस जगह पर है 0.6। तो क्या 0.5 और 0.6 के बीच में भी नंबर आ सकते हैं? यानी इस जगह पर क्या इस जगह पर 0.5 और 0.6 के बीच में भी नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मैं आपको बड़ा बड़ा बताता हूँ। जैसे कि क्या इसके बीच में भी 0.5 और 0.6 के बीच में भी नंबर आ सकता है? बताओ, इसमें इन दोनों के बीच में भी कोई नंबर आ सकता है? तो इन दोनों के बीच में भी नंबर आ सकता है। जैसे कि 0.5 और 0.6 के बीच में भी नंबर आ सकता है। कौन सा आ सकता है? 0.5 एक नंबर आ सकता है। ये वाला नंबर जो है वो 0.5 नंबर हो सकता है, 0.51 नंबर हो सकता है। क्या 0.51 और 0.5 वो 0.6 के बीच में भी नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इनके बीच में भी अनंत संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं उन संख्याओं के बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं इन संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है साथियों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हमारा क्या बचा है? अब बचा है अपरिमेय संख्या। कौन सा? अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं साथियों जिनको हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें। अब कैसे नहीं लिख सकते? देखो क्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? अपरिमेय संख्या देखो इसी में बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिनको हम p बट्टे q के रूप में ना लिख सकें। यानी p बट्टे q का मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। भिन्न के p बट्टे q के रूप में नहीं लिख नहीं लिख नहीं लिख सकते। अच्छा, p बट्टे q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं उनको? क्योंकि अगर p बट्टे q के रूप में लिख दे फिर तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी ना। अपरिमेय संख्या थोड़ी रहेगी। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इनका उत्तर हमें पूरा एग्जैक्ट नहीं पता होता कि इनका उत्तर कितना आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम उसका उत्तर निकालने जाएं तो हमें उसका पूरा उत्तर नहीं पता चलेगा कि इसका उत्तर कितना आएगा। ठीक है साथियों, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लूं, जैसे करड़ी में √2। क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? अगर आप कहोगे ये कैसा है, देखो करड़ी में 2 है तो
क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि हमें जब इसका बात करें तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तुम कहो क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका जो उत्तर आएगा वो कभी पूरा नहीं आता है। हमको पता है √2 होता है, इसका उत्तर कितना होता है? इसका मान होता है 1.14 कुछ होता है, जो कि चलता ही रहता है। काफी बड़ा मान है इसका। इसका √2 का काफी बड़ा मान है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जितने भी √2 में संख्याएं हैं, कौन सी वाली शर्त वो है जो किसी का वर्ग ना हो। √2 में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे और कौन सी संख्याएं हो सकती हैं √2 में हो सकती हैं? जैसे √3 हो सकती है, √5 हो सकती है, √6 हो सकती है, √8 हो सकती है, √10 हो सकती है। तो जितने भी संख्याएं हैं ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। कैसी संख्याएं? ये अपरिमेय संख्या हैं। एक तो ये होती हैं जो √2 में होती है। कौन सी वाली हैं? जो वर्ग नहीं है किसी का, वो संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे 1, 2.4, 6, 9, 8, 7, 6, 5 ये चलते रहते हैं, जो कि कभी रिपीट नहीं होते हैं। इनका पैटर्न कभी रिपीट नहीं होता है। तो ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जो जिनका कोई भी नंबर एक समय के बाद रिपीट नहीं होती है, तो वो सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे कि कोई नंबर और ले लूं, जैसे 0.0769015239608 ये चलती रहेगी। तो ये जो नंबर है ना जीरो वाला, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, क्योंकि इनको हम भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते। बात तो ये है, कहने का मतलब ये है, इनको हम पी बट्टी क्यू यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये सभी भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं भी इसी वास्तविक मतलब इन्हीं संख्या पद्धति पे होती, संख्या रेखा पर होती है। ठीक है साथियों, अपरिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर होती है। जैसे √2 की बात करें तो √2 कहाँ पर होता है? वो यहीं पर होता है। यानी 1 और 2 के बीच में √2 का मान होता है, यानी इनका मान इसी संख्या रेखा पर होता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। हमने क्या देखा है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या है। अब हम कुछ और टॉपिक देखते हैं जो रह गए हैं। अब क्या रहा है, जैसे कि जब हमने वर्गीकरण किया था तो हमने इसमें कुछ और भी लिखाया था, जैसे कि दशमलव संख्याएं लिखाई थी। अब हम दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। आशा है आपको ये तो समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमारी बच गए हैं। जैसे कि हमारे अब क्या क्या बचा है? हमारे दशमलव संख्याएं बची हैं और कुछ जो हमारा बचा है वो बताते हैं। जैसे कि हमारा कुछ बचा है सम संख्याएं। मैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं में जब आपको प्राकृत संख्याएं पढ़ा रहा था तब भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने जब इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि इसको अलग से आपको आसानी से पढ़ा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की। पहले इसी की बात कर लें। चलो, तो सम संख्याओं के बारे में बात करते हैं पहले। अरे सम संख्या कहते किन्हें हैं, पहले बात करते हैं हम सम संख्याओं की। सम संख्याएं सम संख्याएं जानते हैं साथियों, किन्हें कहते हैं सम संख्याएं? देखो, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। आप कहोगे सम संख्या कौन संख्या होती है? एक परिभाषा तो वो होती है जिनको कहते हैं ना, हर वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो सभी सम संख्याएं होती है ना। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा था कि वे सभी संख्याएं जिनको हम 2 से पूर्णतः विभाजित कर दें तो वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हमने ये भी पढ़ा था जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि सम संख्याएं वे संख्याएं हैं। देखो, मैं आपको एग्जाम के तरीके से बताऊंगा।
ठीक है साथी, अब तक तो हमने वैसे पढ़ा था, अब मैं आपको एग्जाम के तरीके से बताऊंगा जो एग्जाम में पूछते हैं कि सम संख्याएं सम संख्याएं सम संख्याएं सम संख्याएं वे संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं जिन्हें हम हम जिन्हें हम 2m के रूप में लिख सकें। हमने अब तक कैसे याद किया था कि सम संख्या वे संख्या होती हैं जिनके लास्ट इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, वो सभी सम संख्या होती है। वो हमको पता है, क्यों पता है? क्योंकि वो हमें को इसलिए पता है क्योंकि इससे हम आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन प्रश्न कुछ इस टाइप से बन के आता है कि उसमें दिया जाएगा निम्नलिखित में से 2m के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन ये बन के आ जाए, निम्नलिखित में से 2m के रूप में लिखा जाता है, तो किसे लिखते हैं 2m के रूप में? अच्छा, ये 2m है क्या? ये 2m है क्या? ये 2m हमें क्या दर्शाता है? 2m का मतलब होता है ये 2 का मल्टीपल। क्या होता है ये 2 का मल्टीपल है। 2m का मतलब है 2 का मल्टीपल। ठीक है साथियों, इसको हम 2m के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, कैसे लिख सकते हैं? कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी। जैसे कि हम जानते हैं जैसे 6 है क्या ये 6 है? क्या ये 6 2m के रूप में है या नहीं? बिल्कुल है, 2m के रूप में है। किस के रूप में है? 2m के रूप में है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। क्या है? ये 2 का मल्टीपल है, इसीलिए ये क्या है? एक सम संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2m के रूप में लिख सकें। ठीक है साथी, आपको ये नई जानकारी अवश्य मिली होगी, क्योंकि अब तक हमने जो याद किया है वो अपने याद करने के तरीके से याद किया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो कुछ इस तरह से आता है। प्रश्न बन के आता है, निम्नलिखित में से हम किन संख्याओं को 2m के रूप में लिख सकते हैं? तो किन को लिख सकते हैं? सम संख्याओं को। ठीक है साथियों, अच्छा, याद करने के लिए हमने क्या कहा था? उदाहरण के लिए लिखे हम, उदाहरण के रूप में देखें तो कौन कौन संख्या होती हैं? 2, 4, 12, 20, 18, 100, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। ठीक है, सम संख्या है। अच्छा, इनको हम समझ कह सकते हैं, इनको हम समझ सकते हैं। देखो, ये तो हमने देख लिया, अब इनको समझते कैसे हैं? अब देखो, तुमको बहुत से बच्चों को तो नहीं पता होगा कि सम संख्या कहते किन्हें हैं, तो उनको मैं कुछ बता देता हूँ। उनको समझने के लिए, याद करने के लिए बता दूं, जो याद करने के लिए बताते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से बता देता हूँ, याद रहे कि इकाई अंक, क्या इनका इकाई जो अंक होता है ना, इकाई अंक, सम संख्या का इकाई अंक हमेशा या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या फिर 8 होगा। इन्हीं 5 अंकों में से कोई एक अंक होगा। अगर इन्हीं 5 अंकों में से कोई एक अंक नहीं है तो वो सम संख्या नहीं होगी। पहली बात तो ये है, याद रहे। इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक होता है दाएं तरफ का। जैसे कि कोई उदाहरण ले लूं, 7, 6, 5, 6, 9, 8, ये इतना बड़ा नंबर है हमारा। कितना? ये हमारा नंबर है, यानी 7,65,698 ये संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सम संख्या है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो इकाई अंक ये रहा, जो लास्ट वाला अंक है, ये जो लास्ट वाला अंक है ना, यही इकाई अंक है। इसे इकाई अंक मत समझ लेना, ये भी लास्ट वाला है, लेकिन ये वाला लास्ट वाला नहीं। हमें दाएं तरफ का, क्या दाएं हाथ का जो लास्ट वाला अंक है उसे देखना है। क्या उस स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई अंक है इसमें? बिल्कुल है। कौन सा है? 8 है। अगर इन्हीं में से कोई एक अंक आ जाए इकाई स्थान पर, तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं।
आशा है आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। अब विषम संख्या क्या होती हैं? आप भी कहोगे विषम संख्याएं हमको पता है। देखो, पता तो आपको है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको पता भी होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह से आता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं विषम संख्याएं। क्या विषम संख्याएं? विषम संख्याएं, अच्छा विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं देखो, विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम 2m के रूप में नहीं लिखते हैं। जिसको हम किसके रूप में लिखते हैं देखो, वे संख्याएं जिन्हें हम 2m+1, याद रहे किसके रूप में लिखेंगे? 2m+1, यानी 2m+1 के रूप में लिखते हैं। समझ में आ रहा साथियों? यानी हम कह सकते हैं, लिखते हैं मत लिखो, आप ये समझ सकते हैं, यानी विषम संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें हम 2m+1 के रूप में लिख सकें। समझ में आ रहा है साथियों? और ये 2m+1 क्या है? 2m+1 क्या है? देखो, 2m+1 का मतलब ये है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर लूँ, जैसे कि 7। क्या 7? अच्छा, ये 7 जो है ये किसी का मल्टीपल है? नहीं है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? देखो, इसमें जो 2m है ना, इसका मतलब ये है, ये 2 के मल्टीपल में 1 जोड़ना। 2 के, मैंने आपको बताया था 2m क्या था? 2m क्या था? 2m था 2 का मल्टीपल, यानी 2 का गुणज। क्या था? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, 2 का गुणज। अगर कोई संख्या 2 के गुणज के रूप में है तो वो तो सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। अगर कोई संख्या 2 के गुणज के रूप में नहीं है, 2 के गुणज के रूप में नहीं है, वो सभी संख्या कैसी संख्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। क्या ये 2 के गुणज के रूप में है? नहीं है 2 के गुणज के रूप में, तो ये कैसी संख्या है? ये है विषम संख्या। अब इनसे कैसे पहचानेंगे? ये कैसे लिखा गया? ये लिखा गया 2 × 3+1। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं? 7 को हम लिख सकते हैं कि नहीं? 2 × 3+1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 3 क्या है? ये 3 यही वाली m है। ये 3 क्या है? यही वाली m है। हम इसे लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि 19। क्या 19? क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है? अब हम इसे कैसे पहचानेंगे? क्या ये 2 का मल्टीपल है या 2 का गुणज है? आप कहोगे 2 का गुणज नहीं है, तो ये हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखते हैं 2 × 6+1। और ये 6 क्या है? ये 6m है। ये क्या है? m है, यानी 2m+1, तभी तो ये 19 हुआ है। 2 का मल्टीपल में अगर 1 जोड़ दें तो वो सभी संख्या कैसी होती हैं? विषम संख्या होती हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम 2m+1 के रूप में लिख सकें। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये आपने कुछ नया सीखा है अब, मुझे लगता है। अच्छा, अगर हम, जैसे कि हमने सम संख्याएं याद की थी, तो क्या हम विषम संख्याएं भी याद कर सकते हैं? बिल्कुल याद कर सकते हैं। आप कहोगे कि सभी संख्या 2m+1 के रूप में होती है? बिल्कुल होती है। आप कहोगे एक, ये तो 2m+1 के रूप में है नहीं, ये 2m+1 के रूप में तो है नहीं, तो एक को छोड़कर, क्या एक को छोड़कर, एक विषम संख्या है, वैसे एक विषम संख्या है, ये 2m+1 के रूप में नहीं है, है? क्या ये है? बताओ बताओ, है क्या नहीं? हमने क्या पढ़ा था कि सम संख्या क्या होती हैं? वो सभी सम संख्या होती हैं। क्या 0 सम संख्या है? बिल्कुल है, ये 2 का मल्टीपल होता है। अच्छा, 2 का मल्टीपल है तो क्या हम इसे +1 करके नहीं लिख सकते? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए, यानी एक भी विषम संख्या है, याद रखना, इसको भी हम
2m+1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप इनको भी कैसे याद करेंगे। जैसे हमने जो सम संख्याएं याद की थी, वैसे ही आप इनको भी याद कर सकते हैं। याद कैसे कर सकते हैं कि इनका जो इकाई अंक है ना, इकाई अभी हमने बताया था इकाई अंक कौन सा होता है। इकाई अंक पर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। साथियों समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है साथियों, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कौन सी संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्या अभी हम पढ़ेंगे, रुको अभी, हाँ मेरे को अभी एक चीज और समझाने दो। अब हम कुछ बात करते हैं, हमने अभी सम संख्या और विषम संख्या पढ़ी है ना। देखो इसके पीछे कुछ सवाल बनते हैं। अब वो सवाल कैसे बनते हैं वो बताइए। देखो मैं कुछ सवाल लिखूंगा, आप उनको देख के बताना। जैसे आपको कुछ समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बताना। अच्छा इसको देख कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसको देखकर कुछ समझ में आया है आपको? नहीं आया है ना, मैं बताता हूँ। आप कहोगे ये तो जोड़ सा कर दिया है, ये क्या है। मैंने जोड़ तो किया है लेकिन मैंने आपको कुछ समझाया है इसमें। अब क्या समझाया है, मैंने आपको अभी सम संख्या और विषम संख्या पढ़ाया है। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये है, ये 4 कैसी संख्या है, आप कहोगे सम संख्या है। 6 कैसी संख्या है, ये भी सम संख्या है। और ये 10 कैसी संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो कहने का मतलब ये है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है, अगर हम सम संख्या में, ध्यान से देखना साथियों, अगर हम सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ते हैं, सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं, तो याद रहे जो उसका उत्तर आएगा ना, जोड़ आएगा, वो भी सम संख्या ही होगा। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो उसका जो उत्तर आएगा वो कैसा आएगा, सम संख्या आएगा। समझ में आ रहा साथियों? देखो 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, इन दोनों को जोड़ा था तो उत्तर क्या आ जाता, 10 आया था, वो भी सम था। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो उसका उत्तर क्या आता है, सम संख्या आता है। अच्छा दूसरी चीज, अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ें, विषम संख्या जोड़ें, तब उत्तर क्या आएगा, आप कहोगे फिर तो जैसे सम संख्या में सम संख्या जोड़िए तो सम आता है, ऐसे ही अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या जोड़े तो विषम आएगा। लेकिन नहीं, अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर हमारा सम संख्या ही आता है। क्या आता है, सम संख्या आता है। जैसे हमने ये जोड़ के बताया है, 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। अगर हम 5 में 5 जोड़ते हैं तो क्या आता है उत्तर, विषम संख्या आता है। क्या आता है, विषम संख्या आता है। समझ में आ रहा है, आशा है आपको समझ में आया होगा। जैसे आप कहोगे जी तो डबल संख्या थी 5 5, तो इसीलिए हो गया था सम। देखो हमने 3 ले लिया है, फिर 5 ले लिया है, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, लेकिन दोनों विषम संख्याएं हैं। इन दोनों को जब हमने जोड़ा है तो इसका उत्तर कितना आया है, सम संख्या में आया है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या जोड़े तो क्या आएगा उत्तर, तो हमारा उत्तर कैसा आएगा, सम संख्या आएगा। ठीक है साथियों। जैसे एक और बात ये है, अगर हम माने चलो 4+3 4+3, अगर हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़े तो उत्तर कितना आएगा, 7 आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या है, चाहे अब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ो, चाहे विषम संख्या में सम संख्या जोड़ो,
चाहे सम संख्या में विषम संख्या जोड़ो या विषम संख्या में सम संख्या जोड़ो, विषम सम संख्या में विषम संख्या या विषम संख्या में सम संख्या जोड़ने पे जो उत्तर आता है ना, वो आता है विषम संख्या। क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। ठीक है साथियों, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वो अभी जब हम प्रश्न कराएंगे ना, तब आप देखोगे ऐसे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो हमने क्या देखा था, अगर हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर सम संख्या आता है। अगर विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर विषम सम संख्या आता है। अगर हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर विषम आता है। कहने का मतलब ये है ऐसे भी समझ सकते हो, अगर सम विषम में आपको दुविधा हो रही हो, आप ये भी समझ सकते हो, अगर हम समान संख्याओं को, चाहे वो सम हो चाहे विषम, अगर समान संख्याएं हैं, अगर समान संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका उत्तर सम आता है। समान संख्या ऐसे नहीं 5 और 5 होनी चाहिए, नहीं, समान संख्या का मतलब ये है चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो, जिनको हम जोड़ रहे हैं या तो वो विषम होनी चाहिए दोनों, या फिर वो सम होनी चाहिए। अगर दोनों विषम संख्या है तो भी उत्तर सम आएगा, अगर दोनों सम संख्या है तो भी उत्तर सम आएगा। अगर एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, अगर जब हम उनको दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा विषम आता है। ठीक है साथियों, आशा है आपको समझ में आया होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम और देखते हैं, अभी इसमें और है, और क्या है, धीरे धीरे हम देखते जाएंगे, क्योंकि अब और ये है, जैसे हमने जोड़ में देखा था, क्या वो घटा में भी काम देता है? बिल्कुल देता है। कैसे देता है? देखो, अगर हम जैसे उदाहरण ले लें, 4 - 2 बराबर 2, 8 - 7 - 5 बराबर 2, 6 - 3 बराबर 3। देखो, इसमें भी आपको अब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा दियो, अब तो आप बता दोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें। देखो, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, अगर हम सम संख्या से सम संख्या घटाएं तो हमारा जो उत्तर आता है वो सम संख्या ही आता है। कैसा आता है? सम संख्या आता है। अगर हम सम संख्या से सम संख्या घटाते हैं तो उत्तर सम संख्या आता है। अगर हम विषम संख्या से विषम संख्या घटाएं तब भी उत्तर कैसा आएगा? सम संख्या ही आएगा। कैसा आएगा साथियों? सम संख्या ही आएगा। अगर हम विषम विषम संख्या से, देखो पहले आप इसे देखो, सम संख्या से विषम संख्या घटाएं, अगर हम सम संख्या से विषम संख्या घटाएं तो उत्तर हमारा कैसा आएगा? तो उत्तर हमारा विषम संख्या आएगा। कैसा आएगा? विषम संख्या आएगा। आ गया? आ गया? अगर हमें विषम संख्या से सम संख्या घटानी हो, जैसे आप उसको भी देख लो कि 5 में से अगर हमें 4 घटाने हो तो जैसे 9 में से जैसे मैं ले लूं, हमने इसे सम संख्या से घटाया, अगर हमें विषम संख्या से घटाना हो, जैसे कि 9 में से अगर हमें 6 घटाना हो, तब उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। 5 से हमें अगर 4 घटाएं तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, चाहे सम संख्या से विषम संख्या घटाओ चाहे विषम संख्या से सम संख्या घटाओ, तो उत्तर कैसा आएगा? विषम संख्या ही प्राप्त होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो, विषम संख्या से अगर सम संख्या घटाते हैं तब उत्तर कैसा आता है? विषम संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, देखो इससे प्रश्न बनेंगे, जबरदस्त प्रश्न बनते हैं इससे एग्जाम में, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आशा है आपको ये सभी समझ में आया होगा।
ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप एक बार और देख लेना इस वीडियो को, जिससे आपको समझ में पूरी तरह से आ जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इसके बाद कल हम जो पढ़ेंगे इसमें जो बच्चा है, जैसे कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, उन सभी को बता देंगे। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो साथियों, आप बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।